नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका। आपको पता है यह चैप्टर किसी भी परीक्षा हो, चाहे वो आपके एसएससी लेवल की परीक्षा हो या ही आपकी यूपीएससी लेवल की कोई भी परीक्षा हो, अगर पॉलिटी से प्रश्न बन रहे हैं जीके में तो संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका से प्रश्न बनना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि पॉलिटी चैप्टर के ये सब बेसिक पिलर हैं जिससे पॉलिटी नामक सब्जेक्ट बाहर आता है। इसीलिए जो यूथ कंपटीशन की ये बुक है जिसमें 1 लाख क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, तो उसमें से ही कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में अब तक संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका से पूछे गए हैं। विभिन्न आप देखेंगे, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, स्टेट परीक्षा हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी परीक्षा हो, सभी को सम्मिलित करके सारे क्वेश्चनों को एक जगह पिरोया गया है वन लाइनर फैक्ट के तौर पे। तो उनको आज हम देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, मतलब कि संघ की कार्यपालिका का की बात किसमें बताई गई, किस भाग में बताई गई? भाग आप देखेंगे 5 में बताई गई। भाग 4 में क्या बताई गई है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 में देखेंगे तो मौलिक अधिकार है। भाग 2 में देखेंगे तो आपको मिलेगा नागरिकता है। भाग 1 में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि भारत के राज्य एवं उसके संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अब है संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। अब है संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? संघीय कार्यपालिका में देखेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी शामिल होते हैं। याद रखिएगा, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा मंत्रिपरिषद और चौथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। फिर से देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं न्यायवादी शामिल होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? संघ की कार्यपालिका होती है, उसका प्रधान हम देखते हैं राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? वह कहलाता है राष्ट्रपति कहलाता है। संविधान की समस्त कार्यपालिकी शक्ति किसमें निहित होती है? तो संविधान की समस्त कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या उल्लेख इस अनुच्छेद में है, या उल्लेख अनुच्छेद 52 में। देखिए, इसमें साफ लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति। अभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि मान लीजिए 2 राष्ट्रपति बन रहे हैं तो यह गलत माना जाएगा। भारत में 2 राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं। एक राष्ट्रपति तो दूसरा उपराष्ट्रपति हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में साफ लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? एक राष्ट्रपति होगा। अब है संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। उक्त कथन कहाँ उल्लिखित है? यह देखेंगे 53 में बताया गया। 52 में बोला गया, अनुच्छेद 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बोला गया है कि राष्ट्रपति जो संघ की कार्यपालिकी शक्ति होंगी उसका निर्वाह करेगा। जो संविधान में उसको शक्तियां दी गई हैं उनका उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों, उसके अधीनस्थ अधिकारी में आप देखेंगे जो विधायिका के लोग होते हैं और साथ ही कैबिनेट के लोग होते हैं और साथ ही पूरे जो संसद में सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये बनाए गए कथनों के अनुसार चलता है। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल 53 में लिखा गया है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है?
भारत का संवैधानिक प्रधान देखेंगे तो राष्ट्रपति होता है। किन अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को नष्ट किया जा सकता है? इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को नष्ट किया जा सकता है। वह किया जा सकता है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 और एवं 75 के माध्यम से किया जा सकता है। अब है, कौन राष्ट्र का प्रमुख होता है परंतु कार्यकारी नहीं? वो होता है राष्ट्रपति। कार्यकारी प्रमुख के तौर पे हम प्रधानमंत्री को देखते हैं, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख जो होगा वह राष्ट्रपति ही होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में सम्मिलित सदस्य कौन कौन से हैं और देखेंगे कौन कौन से हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र सदस्य होते हैं। तो कौन कौन? संसद के दोनों सदनों मतलब कि उच्च सदन और निम्न सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य पहला। दूसरा देखेंगे राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कुछ राज्यों में आपको विधान परिषद देखी जाएगी, लेकिन वहां विधान परिषद के लोगों को नहीं सम्मिलित किया जाएगा। राज्य की विधानसभा के लोगों को ही सम्मिलित किया जाएगा जो निर्वाचित होकर आए। तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पौंडीचेरी। कौन कौन? दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के सदस्य सम्मिलित होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये अनुच्छेद 54 में बोला गया है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या? जबकि 54 में देखिए 52 में बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बताया गया कि राष्ट्रपति जो है संसद की कार्यपालिकी शक्तियों का उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ये 53 में बताया गया। 54 में बताया गया जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वह कहाँ कहाँ से होगा, वह आप देखेंगे। पहला आपको मिलेगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा राज्य की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य। तीसरा दिल्ली एवं पौंडीचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा से होगा, ये बताया गया 54 में। अनुच्छेद 55 में बताया गया कि जो चुनाव होगा उसका फॉर्मूला क्या हो, उसकी विधि क्या होगी। अब जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसकी कोई विधि होगी ना, ताकि उसका कोई फॉर्मूला होगा ना कि इस परसेंटेज के हिसाब से आएगा तो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति माना जाएगा। वो अनुच्छेद 55 में लिखा है। और क्या लिखा है में लिखा गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत से गुप्त मतदान द्वारा। इसमें आप सब कुछ तो पढ़े होंगे इससे पहले, लेकिन मैं यहाँ आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पे हाईलाइट कर रहा हूँ, गुप्त मतदान। इस पे गुप्त मतदान, ये कहीं कहीं आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो वहाँ पास और कई जगह आपको देखने को मिलेगा। जो आपको मिलेगा कहाँ कि यूपीपीसीएस की परीक्षा में एक बार शायद इस तरह कथन बना था कि गुप्त मतदान ना होकर यह प्रत्यक्ष मतदान होता है, तो ये गलत है, ये गुप्त मतदान होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति यानी एक अनुपात के हिसाब से आए और एकल संक्रमित मत मतलब कि सबको एकल मत के बराबर दिया जाएगा। उसके अनुसार इसका चयन होगा। जब कभी मैं पॉलिटी पढ़ाने लगूंगा तो इस पूरे वाक्य को अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगा। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बताया जा रहा है, सिर्फ यहाँ बताया जा रहा है कैसे 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 क्या क्या शब्द लिखे गए हैं। अब है राष्ट्रपति का मतदान कैसे होता है? वह होता है अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का मतदान अप्रत्यक्ष होता है। इस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। वह किया गया है 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया है कि इस संविधान संशोधन द्वारा, ये बात देखिए अभी दिल्ली और पौंडीचेरी का हम पढ़ रहे थे ना, लिखा हुआ है, तो वो दिल्ली और पौंडीचेरी जो संघ शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित किया गया किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया।
ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी? 5 वर्ष होगी। कहाँ लिखा गया है? यह अनुच्छेद 56 में लिखा गया है। पद की समाप्ति पर भी वह अपने पदाधिकारियों के आने तक पद को धारण करेगा। यह कथन किसमें लिखा? अनुच्छेद 56 में लिखा गया है। मतलब कि सपोज करिए आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज 5 वर्ष संविधान के माध्यम से हुए जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, वो पूरे हो गए। ठीक है, पूरे हो गए हैं। अब उसके बाद उसको पद से हट जाना चाहिए। 5 वर्ष पूरे हो गए हैं तो पद से हट जाना चाहिए। लेकिन ये पता था लोगों को कि मान लीजिए किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाया, कोई ऐसी घटना घट गई, चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया, तो क्या होगा? क्या भारत में कोई राष्ट्रपति नहीं होगा? क्या भारत की संघ की कार्यपालिका संचालित नहीं हो पाएगी? इसीलिए आगे ये शब्द जोड़ा गया कि जब तक उसका उत्तराधिकारी का तात्पर्य यहाँ ये राजा महाराजा वाला शब्द नहीं उत्तराधिकारी, यहाँ उत्तराधिकारी का तात्पर्य ये है कि उस पद को संभालने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आया जाए, वह नहीं आता है तब तक वह राष्ट्रपति रहेगा। भले उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो क्या हुआ, वह बना रहेगा। जैसे उसका उत्तराधिकारी चुन के आएगा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, वैसे ही जो पुराना राष्ट्रपति होगा वह अपने पद से हट जाएगा और नया राष्ट्रपति भारत में बन जाएगा। और यह सब उल्लेख किसमें किया गया? यह सब उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। अब 5 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो सकती है। 5 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो सकती है। ये परिस्थितियां कैसी कौन सी हैं? पहला होगा कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र देने पर उसकी सूची उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अनुच्छेद 2 में लिखा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने पर, ये महाभियोग शब्द अनुच्छेद 61 में है, बात ध्यान रखिएगा। 5 वर्ष के पूर्व भी, तब मान लीजिए ये तो लिखा है अनुच्छेद 56 में कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक रहेगा, लेकिन सोचिए, खुद सोचिए, मान लीजिए 5 वर्ष के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, जब उस व्यक्ति को लगता है नहीं मैं इस पद को धारण करने योग्य नहीं हूँ, वह अपना त्याग पत्र देना चाहता है, या किसी स्वास्थ्य कारणों की वजह से वह जो है इस पद पे बना नहीं रहेगा, तो क्या होगा? उसे नहीं हटने दिया जाएगा। उसे हटने का पूरा अधिकार है। और हटने का अधिकार क्या है कि पहला आप क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे क्या करेंगे, या तो फिर उसके ऊपर महाभियोग, या राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया है जिसे महाभियोग कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे संविधान में महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए आएगा। केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए आएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नहीं आएगा, कोई भी जज के लिए नहीं आएगा। बात ध्यान रखिएगा, उनके लिए जो जो शब्द आएगा महाभियोग ना होकर दूसरा शब्द होगा, लेकिन उसे हिंदी में महाभियोग ही पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए आएगा। महाभियोग में एक प्रक्रिया चलती जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। लेकिन हमारा ये इतना जीवंत संविधान है, इसमें इतनी रचनात्मकता से परिपूर्ण संविधान है, अभी तक इन 70 सालों में ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिससे राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़े। बात ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे देखते हैं, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचित एक से अधिक बार के योग्य है। संविधान में कहाँ लिखा है? ये लिखा है अनुच्छेद 57 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति एक बार से अधिक बार तक, ये नहीं लिखा कितनी बार तक, ये बात ध्यान रखिएगा, लिखा है एक से अधिक बार, तो 10 बार भी हो सकता है। बात ध्यान रखिएगा, वो अगर जीवन है तो 100 साल भी हो सकता है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि कोई समय नहीं तय किया गया, बल्कि वहीं जब आप राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में देखेंगे, जिसमें हाल ही में अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं,
देखिए डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं, पूरी दुनिया के लिए एक सदमा हो सकता है और पूरी दुनिया के लिए कुछ आंखों में एक खुशी की लहर भी हो सकती है। जैसे कि वर्तमान शेयर मार्केट में देखेंगे काफ़ी बदलाव आएगा, कुछ दिन में आप देखेंगे ज़बरदस्त इंडियन इकोनॉमी में बदलाव आएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ये बोलेंगे फेडरल रिजर्व को कि आप ऐसा करिए, ब्याज दरें बढ़ा दीजिए। जब अमेरिका का केंद्रीय बैंक जब ब्याज दरें बढ़ाता है ना, पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर रहते हैं वो, और दुनिया की जितनी बैंकें जो इन्वेस्ट करती हैं वो क्या करती हैं, सब फेडरल रिजर्व की ओर बढ़ती हैं। वो सारे लोग अपने देश विदेश में जो भी इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं वो इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकालते हैं और कहाँ डाल देते हैं, फेडरल रिजर्व में। क्यों? क्योंकि वहाँ ब्याज दर ज़्यादा मिलती है। पैसे में क्या होता है, पूरे धन को सोख लिया जाता है। अदर देशों में इसके नुकसान होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, अदर देशों की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि जब से डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं, हाँ, चाइना के ऊपर वो पहले ही बोल रखे हैं कि मैं टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाऊंगा। यानी कि अब वहाँ जो अमेरिका में चाइना के गुड्स इतनी आसानी से बिकते थे, सस्ते बिकते थे, अब क्या होगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा उन पर टैक्स लगाया जाएगा। दूसरा, तीसरा आपको दिखेगा कि जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है वो मुझे लग रहा है अब रोक दी जाएगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से कहते आ रहे हैं कि रशिया को हम मतलब कि खामखा उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं और वो पुतिन के करीब भी हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पुतिन के करीब भी हैं, पुतिन ने उनको बधाई भी दी थी, आपने देखा हो। ठीक है। फिर एलन मस्क जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनको सहारा भी, वो खुद एक उद्योगपति हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यही मैं बोल रहा था कि वहाँ अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप पहले एक बार हो चुके हैं, 2020 तक, आपको याद होगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोबारा लड़े थे चुनाव लेकिन हार गए थे, लेकिन अब की बार जीत गए। इस बार जीतने के बाद इस बार जीतने के बाद अब वहाँ पास वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं होंगे, तब तक जब तक कोई संविधान संशोधन ना हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं भाई, संविधान संशोधन कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं बल्कि भारत में क्या लिखा है, भारत में लिखा है कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है, कोई समय सीमा या कोई एक संख्या नहीं लिखी है। अब है आगे का प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्य होना चाहिए? होना चाहिए वह भारत का नागरिक हो। पहला बात, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये 3 बातें लिखी गई हैं आर्टिकल 58 में, याद रखिएगा। इनमें कहीं भी शिक्षा को आधार नहीं बनाया गया कि कोई कितना क्वालिफाई होगा, और कोई ये भी नहीं बता रखा है कि उसे इस चरणबद्ध तरीके से आना हो कि पहले आप ग्राम पंचायत जीतेंगे, फिर सरपंच का जीतेंगे, फिर वह ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, फिर आप सांसद बनेंगे, फिर विधायक बनेंगे। इस तरह की कोई फाउंडेशन नहीं है। कोई व्यक्ति है, जैसे कि आप देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एक साइंटिस्ट थे, उनको चुनावी प्रणाली से क्या ही मतलब, वो जीत के आ गए, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं थी ना कि आपको ये चरण प्राप्त आना है। तो सिंपल सा था, भारतीय संविधान में लिखा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करी होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आपको पता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, बस ये बात थी। अब उसके आगे देखते हैं, ये आर्टिकल 58 ध्यान रखिएगा। यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो उसकी जमानत राशि कितनी जमा करनी होगी? तो 15,000 रुपये जमा करना। आपको राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है तो 15,000 रुपये एक अमाउंट रखा गया है, जो आप पहले उसको भरेंगे, हाँ, उसके बाद ही आप चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ये जमानत राशि न रखी जाए तो पिछले राष्ट्रपति के चुनाव का समय आए, देश की पूरी जनसंख्या मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ही पर्चा भरती। को रोकने के लिए एक सर्टेन अमाउंट लगाया गया है, जो 15,000 रुपये रखा गया है। इतने मत प्राप्त न करने पर जमानत राशि जब्त हो जाएगी, वो हो जाएंगे कुल पड़े वैध मत का क्षेत्र।
अगर कुल पड़े वैध मत का आपके पास 1/6% वोट नहीं आए हैं, तो मान लीजिए 500 वोट थे, कि कितने वोट थे? 500 वोट थे, लेकिन वोट कितने पड़े? 100। कितने पड़े? 100 वोट पड़े। 1/6वां भाग क्या होगा आपका? 1/6वां भाग होगा, और वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है इस 100 का, तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यही बताया जा रहा है यहाँ। अब आगे देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक इस देश के राष्ट्राध्यक्ष के, वो आप देखिए, ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समान है, क्योंकि हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जो कि ब्रिटेन से प्रेरित है। ब्रिटेन की तरह नहीं है, बात ध्यान रखिए, वहां से हमने प्रेरणा ली है। अब है, भारत और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के मध्य क्या असमानता है? तब क्या विभिन्नताएं हैं भारत और ब्रिटेन के राष्ट्रपति के मध्य? भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, लिख चुनाव प्रणाली आप जानते हैं, 53 में, 54 में देखेंगे और 55 में देखेंगे। 54 में बताया गया है कहाँ कहाँ से लोग लिए जाएंगे, 55 में बताया गया है कि उनको निर्वाचित होने की प्रणाली क्या है। जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत होता है। ब्रिटेन में क्या होता है? राजा रानी का कॉन्सेप्ट चलता है। अब है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? वो करता है उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन कहा, कि राष्ट्रपति क्या क्या शपथ लेंगे, वह लिखा अनुच्छेद 60 में लिखा गया है। बात ध्यान रखिएगा, अभी एक जगह आप अनुसूची जब पढ़ने लगेंगे तब उसमें देखेंगे कि जो संघ की कार्यपालिका विधायिका में जो जो लोगों उनकी शपथ का प्रावधान अलग अलग लिखा है अनुसूची में, लेकिन राष्ट्रपति की जो शपथ का वर्णन है वो अलग से अनुच्छेद में लिखा है। ये बात ध्यान रखिएगा आप जरूर से, क्योंकि ये प्रश्न में बनता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब है कि राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है, किसके सामने शपथ ग्रहण करता है? तो शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं है, मौजूद नहीं है, किसी कारण, स्वास्थ्य कारणवश, किसी अन्य कारणवश वो मौजूद नहीं हो पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति की शपथ ऐसा नहीं जब तक वो आए टाल दिया है, ऐसा नहीं भाई, उसको तुरंत राष्ट्रपति की शपथ दिलाना है, क्योंकि उनके स्थान पर दूसरा राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति था वो कार्यकाल पर है। तो उसके लिए क्या किया गया है? जोड़ा गया प्रावधान कि सुप्रीम कोर्ट का जो राष्ट्रपति, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बाद जो व्यक्ति होगा उसे शपथ दिला दी जाएगी। अब राष्ट्रपति की शपथ दिले, शपथ शपथ यह था, मैं अमुक, अपना नाम बोलेंगे यहाँ पास, श्रद्धापूर्ण राष्ट्रपति के सभी कर्तव्यों का पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहूंगा। ये बात यहाँ बोली गई है। अब उसके आगे देखते हैं, उसके आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उपलब्धियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राष्ट्रपति की जो वेतन, भत्ते एवं उपलब्धियों का उल्लेख आर्टिकल 59(3) में मिलता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 59(4) के अनुसार, 59(4) के अनुसार इसके उपलब्धि, वेतन एवं भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती। वह राष्ट्रपति के आगे कोई भी कार्य के लिए राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं की जाती। यदि संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो
ऐसा माना जाएगा कि उक्त सदस्य राष्ट्रपति पद प्राप्ति के पूर्व त्याग दिया है। निम्न उक्त वर्णित है कहाँ? ये देखेंगे 59 ए में है। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब उसके आगे देखिए, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जाता है? महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जाता है? किसी भी सदन में रख सकते नहीं, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाए नहीं। वह लोकसभा जो राष्ट्रपति होगा वह लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता तो रखेगा। जब वह राष्ट्रपति होगा जब महाभियोग उस पर चलेगा तो ऐसा नहीं कि लोकसभा में सबसे पहले बिल पेश किया जाएगा, नहीं, आप राज्यसभा में भी रख सकते हैं, किसी भी सदन में रख सकते हैं। अब एकल संक्रमण मत, यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता अपने मत वरीयता क्रम में देना होगा। प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया। क्या ये कोटा? ये है, ये यहाँ से सही से चल नहीं पाता तो आप लक्ष्मीकांत। अब है, यदि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या कैसे याद की जाती है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि एक विधायिका के मत का मूल्य इक्वल टू राज्य की जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/10 है, 1/100 है। अब है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस वर्ष जनगणना को आधार बनाया गया है? बनाया गया है 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है। अब है, एक सांसद के मत का मूल्य क्या होता है? सभी राज्य के विधायकों के मतों का मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्य के कुल कुल मत मूल्य कुल मत मूल्य के बराबर होगा। अब इसके आगे देखते हैं, 84वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस वर्ष तक 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है? और बनाया गया 2026। 2 साल बाद इसमें भी काफी ज्यादा बदलाव आने की संभावना है। पेपर 25 में होंगे। 25 के पेपर जो भी जाए यूपीपीसीएस कोई भी परीक्षा हो उसमें ये प्रश्न जरूर आएगा, बात ध्यान रखिएगा। पूछेगा कौन संविधान संशोधन, तो 84वें संविधान संशोधन को याद रखिएगा जो 2001 में हुआ था। प्रश्न जो है जरूर बनेगा। अब है, राष्ट्रपति का निर्वाचन के द्वारा कराया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्ष तक पद को धारण करता है? देखेंगे 5 वर्ष तक करता है, अनुच्छेद 56(1) के तहत। अब है, भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति पर कब तक पद पर बना रह सकता है? कब तक बना? जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। आर्टिकल 53 में आपको देखने को। अब है, राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है? तो देखेंगे कुल पड़े वैध मतों के 50% अधिक मत +1 ये होगा। यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में हो तो पद को भरने के लिए कितने माह के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है? वह है 6 माह के पहले, 6 माह में करा लेना है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो
राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या वो भी ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश, जो भी उपलब्ध होगा वो करेगा। है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं। यह उक्ति किसके लिए है? यह देखेंगे, राष्ट्रपति के लिए है। अब उसके आगे देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से के पूर्व भी किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? वो महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। महाभियोग आर्टिकल 61 में लिखा है। भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करके त्याग पत्र देता है? वह देता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना देता है किसे? लोकसभा अध्यक्ष। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है किंतु उसके महाभियोग में सम्मिलित नहीं होता है? वो होते हैं राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके लिए वोट देते हैं, परंतु जब राष्ट्रपति में महाभियोग चलता है तो वह वोट नहीं करते। बात ध्यान रखिएगा। अब है राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत कार्यों के लिए कार्यकाल के दौरान न्यायालय में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे अनुच्छेद 361(4) के माध्यम से चलाया जा सकता है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक ही अधिनियम बनता है जब उसे सहमति मिलती है राष्ट्रपति की मिलती है तब तक। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है? अनुच्छेद 123 की। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति का उल्लेख है 72 में। किन अपराधों के संबंध में राष्ट्रपति क्षमादान करता है? वह करता है संघीय विधि के विरुद्ध अपराधों के दंड में सैन्य न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले दंड मृत्यु दंड में। परिस्थितियां जिनमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह देखेंगे जब वह सदन में अपना बहुमत खो दे तो, या जब वह अपना बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हो जाए तो। उसके आगे जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, या जब राष्ट्रपति इस तथ्य से अवगत हो कि सरकार का बहुमत नहीं है तब, और जब प्रधानमंत्री लोकसभा के समक्ष जाने से इनकार कर देता है तब। अब है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति देख लेते। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। पहला देखेंगे लघुकरण कर सकता है। क्या होता है? इसे कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति के दंड दिए जाना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में या मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। फिर देखेंगे परिहार रिमीन्स। इसका अर्थ है कि दंड के आदेशों प्रकृति दंड के आदेशों की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर। फिर देखेंगे क्षमा। क्षमा के लिए क्या? इसका अर्थ है कि अपराधियों को दंड या दंडादेश से पूरी तरह से मुक्त कर देना। क्षमा देना या सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता, बल्कि दोष सिद्धि अपराधी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कि उसे कोई अपराध किया ही ना हो। क्षमा कर देता, पर्टिकुलर क्षमा हो जाता है ना, तो ऐसे उसके ऊपर ये माना जाता है कि इस व्यक्ति ने कोई कोई ऐसा दंड किया ही नहीं था जिसकी वजह से उसको क्षमादान दिया गया। अब आएगा प्रविलंबन। इसका अर्थ है मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना, यानी कितने समय के लिए मृत्यु दंड को रोक देना, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। फिर आएगा विराम। इसका अर्थ है कि दंड पाए गए व्यक्तियों की वरिष्ठ अवस्था के कारण उनके दंड की कठोरता को कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। मेन रीजन विधान पर। मान लीजिए कोई स्त्री है, वो गर्भवती है, ठीक है, और आप उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया, तो आपने किया क्या?
आपको लगा तो वो व्यक्ति मर गया, लेकिन नहीं, कोख में एक जीवन और पल रहा था, उसको भी आपने मार दिया, उसको भी आपने मार दिया है। और किसी बेगुनाह को जो इस धरती पे आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी किसी दूसरे के दोष के लिए दोषी नहीं ठहरा। बात ध्यान रखिएगा, वहाँ 2 हत्या का आरोप लग जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, गर्भवती स्त्री को इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया जाता है। अब है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी अनुच्छेद 123 किया जाता है, हुआ है संसद के स्थगन के समय। जब आर्टिकल 103 का उपयोग किया जाता है, 123 का उपयोग किया जाता है, तो संसद के स्थगन के समय किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और संसद या राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी विषय पे इमरजेंसी में एक विधेयक बनाना है, तो क्या करेगी? वो आर्टिकल 123 का उपयोग करता है। अब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का प्रभाव होता है अधिनियम के समय। अध्यादेश की समय सीमा होती है कितनी? संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अब राज्य सूची के विषय में नहीं जारी कर सकता। नोट, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो या देश में राष्ट्रीय आपात हो, तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन हेतु उम्मीदवारों के कितने प्रस्ताव व अनुमोदन होने चाहिए? कम से कम 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूची राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना उसे कितने दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए? वो 14 दिन पूर्व ही प्राप्त हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। और किस आर्टिकल में है? यह आर्टिकल 61(2) में है। आर्टिकल 61 महाभियोग की बात करता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में कब उसे कितने दिन पहले पता चलने नोटिस देना चाहिए? 14 दिन पूर्व की नोटिस देना चाहिए। अब है महाभियोग, संसद द्वारा चलाई जाने वाली प्रक्रिया है कैसी? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक, इसलिए संसद को अर्ध न्यायिक वाला न्यायालय भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रत्येक सदन के किस प्रकार पारित होना चाहिए? वो होता है समस्त सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। वह करेगा अनुच्छेद 71 के माध्यम से करेगा। कौन से? अनुच्छेद 71 के माध्यम से करेगा। अब है इस संविधान संशोधन में उल्लेख है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचन मंडल में रिक्त स्थान को आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। वह लिखा है 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में लिखा है। अब है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र नहीं होता यदि वह सदस्य होता है विधान परिषद का एवं उच्च सदन का। राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य, कार्यकारी शक्ति क्या क्या है? भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति भी करता है। विधायी शक्तियाँ क्या क्या है ये देख लेते हैं। राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुलाता है। राष्ट्रपति संसद की बैठक को स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करता है तथा वह संसद के संयुक्त अधिवेशन को भी बुलाता है। कौन से संयुक्त अधिवेशन को भी बुलाता है? वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या? विधेयक राष्ट्रपति पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्तीय आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्ति देखते क्या है?
राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति अपराध के लिए क्षमादान भी दे सकता है। बात ध्यान रखिएगा, हमने क्षमादान में पढ़ा था ना, 5 प्रकार की थी। अब है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर परामर्श भी मांग सकता है। आर्टिकल 145 में हम इसके बारे 43 में देखेंगे। कूटनीति शक्तियां देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति विदेशों में राजदूत व उच्चायुक्त को भेजता है। क्या क्या देखते हैं, सैन्य शक्ति कौन कौन सी है। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति थल, जल, वायु के प्रमुख की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति युद्ध के प्रारंभ व समाप्ति की घोषणा करता है। आपातकालीन शक्ति राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 से 365 से 66 और 356 तथा 365 में है। वित्तीय आपात 360 में। अभी तक वित्तीय आपात हमारे देश में नहीं आया है, ये बात ध्यान रखिए। अब है राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त को, अन्य चुनाव आयुक्त को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, राज्य के राज्यपालों को, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को करता है। अंतरराष्ट्रीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इस क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकता है, राष्ट्रपति करता है। वह राष्ट्रपति कौन है जिसने निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, वीवी गिरी के समय करनी पड़ी। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया था, नीलम संजीव रेड्डी साहब। भारत की महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे, बिहार से थे। कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के में उपस्थित होते थे, जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, वो था वीवी गिरी के समय। कौन से पूर्व राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन रह चुके हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, देखेंगे व्यक्ति के अनुसार 12वां तथा कार्यकाल के अनुसार 14वां है और यह प्रथम महिला थी। संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किस संसद में अभिभाषण देता है, वह देता है, आप देखेंगे संसद के दोनों सदनों में एक साथ देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है वो है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है, वीवी गिरी हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दी गई है। वह राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहेगा, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति में जो दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है, आप देखेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन हैं। कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित रहते हैं, वो है वीवी गिरी। अवधि तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे, वो रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था किसने, एडविन लुटियन ने किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। अब भारत के राष्ट्रपति का ये क्रम है, कैसे कैसे आए थे और कब तक रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक, 2 बार। डॉक्टर राधा सर्वपल्ली 62 से 67 तक। जाकिर हुसैन 67 से 59 तक, 69 तक। वीवी गिरी 69 से जो 69 तक रहे थे। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह वो आपको 59 से लेकर 59 तक वो भी रहे थे, आप देखेंगे उसी दौरान। वीवी गिरी के दौरान आप जानते हैं न्यायालय में काफी विवाद हुआ था। डॉक्टर फारूकी अली ये सब हैं, इनको देखते जाते हैं। डॉक्टर जैन सिंह इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनके बारे में चर्चा भी आएगी। अभी गोविंद साहब थे, ये यहाँ तक है, लेकिन अभी इसको
यहाँ पास अपडेट करना है, 18वें को अपडेट करना है। कौन होगा इसमें बताइएगा? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। संसद जब पारित कोई विधेयक बिल तब तक अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो पावर यानी कि निषेधाज्ञा का उपयोग करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां निहित हैं। आत्यंतिक वोट क्या है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास निलंबनकारी वीटो क्या होता है? दिखेगा आपको कि राष्ट्रपति इस वीटो का उपयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है, किंतु संसद के पुनः विधेयक को संशोधित सहित या उसी रूप में लौटाने पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है या वीटो निरस्त हो जाता है। अन्य विधेयक में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखेंगे पॉकेट वीटो। इस वीटो या निषेध का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना कोई स्वीकृति और ना ही लौटाता है। अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। अब एक नया चैप्टर आ रहा है, वो आ रहा है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को नए वीडियो में प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।